चलो नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग बूटस्ट्रैप ही कर रहे थे और कल हमने बेसिकली ग्रिड सिस्टम्स और कुछ लेआउट की चीज़ें पढ़ी थी जिनमें ब्रेक पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमारा नॉर्मली स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हमारे पास सिंपल HTML की फाइल है, सिंपल HTML का कोड है और उसके अंदर हमने क्या इंपोर्ट किया हुआ है, बूटस्ट्रैप। सही है, फिलहाल इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। हम क्या चाह रहे हैं कि हम इसमें जैसे कि एक वेबसाइट का अगर हम सेक्शन बनाना चाह रहे हैं और ये बुक से रिलेटेड सिंपल सा एक समझ लें वेब ऐप है, तो अगर हम लोग उसको स्टार्ट करें तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें सबसे पहले नॉर्मली एक सेक्शन बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। पहले नेविगेशन का सेक्शन होता है, फिर मेन सेक्शन होता है, फिर उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, फुटर होता है। तो जो आपके अलग अलग सेक्शंस हैं उनके लिए आप कौन सा टैग यूज कर सकते हैं, सेक्शन। नॉर्मली ये यूज होता है और ये डिव से कोई ज्यादा अलग नहीं है। जैसे डिव है, जैसे उसका नाम क्या है, सिर्फ सेक्शन। बस ये बताता है एक्सप्लिसिटली कि किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पूरे के पूरे सेक्शन के लिए। तो जैसा हमने कल ग्रिड के बारे में पढ़ा था, तो ग्रिड स्टार्ट होती है सबसे पहले किसमें, कंटेनर में। और कंटेनर LG का क्या मतलब है, कंटेनर LG का क्या मतलब है, किसी को याद है? लगता है कि आप लोग चाय वाय पी के नहीं आए। आप कंटेनर LG का क्या मतलब है, तो लार्ज का क्या मतलब होगा? ये इस वाले कंटेनर से कैसे डिफरेंट है? इन दोनों में क्या फर्क है? किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? मतलब ज्यादा, मतलब इस बीच में आएगा, ज्यादा होगा तो यहाँ पे फैला हुआ होगा कौन?
कंटेनर की विड्थ कम होगी, कंटेंट की विड्थ कम होगी। सही है। तो हमारे पास जब फ्लैक्स होता था तो फ्लैक्स की प्रॉपर्टी क्या होती थी? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए क्या बोला? जस्टिफाई कंटेंट होगा। सही है। तो देखें यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि बहुत सारे बच्चों का कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई पता नहीं है क्या चल रहा है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सही है, मैं फिर कह रहा हूँ, कल भी मैंने बात कही थी, ऐसे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। सही है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि आपको प्रॉब्लम क्या है जो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ये कोई बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं कि लास्ट में बस क्लास में बैठे हैं और बाद में बस चीटिंग करके पेपर पास कर देना है। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप लोग क्यों प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अभी कल की क्लास की जो चीज़ें हैं कम से कम वो भी आपको याद नहीं है। तो ऐसा क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों की जो प्रैक्टिस की क्लास होती है उसमें भी मुझे पता है कि सुनने में आएगा आप लोग आते ही नहीं हो। अब उसके लिए मैंने कहा हुआ था कि जो बच्चे जिनके पास लैपटॉप है अगर वो घर पे प्रैक्टिस करना चाहे तो वो भले ना आए कि खामखा इधर आना होगा, इधर बैठना होगा, इधर काम करना होगा। इससे बच्चा अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उधर कर लें। लेकिन सब कुछ फैसिलिटी देने के बावजूद भी अगर आप बिल्कुल ही इधर बैठे हैं ऐसे तो ये तो मसले वाली बात है। अब इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम या तो कोई एक टेस्ट रख लें, फिर जो उन टेस्ट में पास करे उन बच्चों को आगे लेके जाएं, क्योंकि ऐसे तो मेहनत ज़ाया है कि एक चीज़ आप बार बार पढ़ाते रहो, फिर आगे ऐसा रिस्पॉन्स आएगा जी कुछ नहीं हो रहा। तो इसको ज़रा देखें, जो बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं तो एब्सेंट कोई बहाना नहीं होता। इस पर आपको उल्टा शर्मिंदा होना चाहिए कि मैं एब्सेंट था। किसी से पूछ लो कि ये क्यों नहीं है, ये क्या चीज़ है, सर मैं तो एब्सेंट था। ये बहाना नहीं होता। इसको आप थोड़ा रियलाइज करें कि ये उल्टा शर्मिंदगी की बात है कि एक तो आप एब्सेंट थे, पहली गलती तो यही है कि गलत किया आपने कि आप नहीं आए। चलो ये गलती आपने कर दी, उसके बाद जब आप नहीं आए तो आपने किसी से पूछ के भी नहीं, ये किसी से पूछा भी नहीं कि भाई कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया, क्योंकि कोई मैं ऐसी चीज़ तो पढ़ा नहीं रहा हूँ जो इंटरनेट पे अवेलेबल ना हो। अगर एक टॉपिक आपसे मिस हो गया है, आप उससे नहीं आए तो कोई 5-10 मिनट की आप वीडियो देख लें यूट्यूब पे, ताकि आपको कम से कम समझ आ जाए कि उस दिन हुआ क्या था, वो टॉपिक है क्या, वो बात है क्या। क्योंकि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। अब जिसको बूटस्ट्रैप लगानी नहीं आती, अटैच करनी नहीं आती, जिसको कुछ नहीं पता CDN क्या है, ये HT आपकी CSS कहाँ से आ रही है, बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट कहाँ से आ रही है, जिनको लोगों को ये चीज़ नहीं पता, अब वो बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कैसे करेंगे? जब लगानी ही नहीं आती तो फिर इस्तेमाल कैसे करोगे? फिर तो आप क्लासेस लगाते रहोगे, आप बोलोगे यार ये तो हो ही नहीं रहा। तो हर पिछली चीज़ का नेक्स्ट कमिंग जो चीज़ है उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, तभी मैं एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं पहली चीज़ पढ़ाऊंगा उसका बाद में इस्तेमाल है। अब मैंने HTML पहले पढ़ा, उसके बाद CSS पढ़ाई। मैंने पहले CSS तो नहीं पढ़ाई, क्योंकि मुझे पता था कि CSS पढ़ाने के लिए क्या आना चाहिए, HTML। अभी आपको जब ब्रेक पॉइंट पढ़ाया तो अब उसके बाद मैं वो प्रॉपर्टीज क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें मुझे ब्रेक पॉइंट की ज़रूरत है। अब जिसको ब्रेक पॉइंट समझ में नहीं आया वो उसमें अगर कुछ भी लगाता रहूँगा आपको समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसको ज़रा देखें, अगर आपको नहीं इंटरेस्ट नहीं है तो एक अच्छा है कि आप पीछे जाके बैठ जाया करें। कुछ यहाँ पे बच्चे ऐसे शायद हैं कि उनको माँ बाप बोलते हैं कि बेटा चले जाओ, तो वो फिर मुंह फुला के आ जाते हैं। अगर ऐसा कोई मसला है तो मुझे मसला नहीं है, आप यहाँ पे पीछे जाके PC पे बैठ जाएं, अपना मोबाइल चलाते रहें, आप दोस्तों से बात करते रहें हल्के से, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन कम से कम जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं फिर उनका भी एक तरह से मोरल डाउन होता है, क्योंकि अगर एक बच्चा भी आपस में बात कर रहा होता है या मोबाइल चला रहा होता है ना, तो दूसरे भी उसको साइड वाले देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो जो अभी आपके पास चीज़ें हो रही हैं उसकी कम से कम प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक दिन आपका एक टॉपिक की प्रैक्टिस 5 मिनट लेगी, लेकिन जब 1 महीना गुजर जाएगा तो फिर आपके पास पूरा एक चीज़ें जमा हो जाएंगी। फिर आपका वैसे ही दिल नहीं करेगा कि अब यार शुरू वाली चीज़ आती ही नहीं है, बाद वाली चीज़ क्या करूँ। बात समझ आ रही है? तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, लेकिन वरना कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, सीरियसली कोई फ़ायदा नहीं है।
मैं ये चीज सिर्फ आकर रिएक्ट में कहता हूँ कि चलो बस सुन लो, जिसको बिल्कुल शौक नहीं हो रहा प्रैक्टिस करने का उसमें बस सुन लो। क्यों? क्योंकि HTML CSS जो है वो बेसिक्स है, अगर आपको वो आ गई है तो आप दूसरी लैंग्वेजेस भी थोड़ा बहुत सीख ही लोगे। क्योंकि रिएक्ट जो है वो थोड़ी मुश्किल चीज है, वो फिर सिर्फ उसी को ही आ पाती है जो थोड़ी बहुत मेहनत करता है। जैसे मैंने कहा था 5 बच्चे जो है कंसिस्टेंटली वो ये असाइनमेंट जमा कराते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं कराता। तो अब मुझे नजर आ रहा है कि ये 5 बच्चे जो हैं रिएक्ट में भी यही पढ़ पाएंगे। इवन जो आपसे पहले वाली क्लास है वो नोड जो है इसमें तकरीबन 8 बच्चे हैं उनके जो अभी तक नोड जो तक पहुंचे हैं। वो क्लास आपके जितनी थी, वो स्टार्ट जब हमने किया था 40 बच्चे थे, कंप्यूटर कम पड़ गए थे, सीटें कम पड़ गई थी, हमने ये सीटें उस वक्त नहीं मंगवाई थी। लेकिन हमें पता था कि आगे चल के थोड़ा करके निकल जाएंगे। ये मुझे समझ में नहीं आया कि अगर आपका कोई अपना बिजनेस है, आपको पता है कि आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव है, आप वो चीज़ करेंगे और आपको अच्छा खासा कमा के देगा तो बहुत अच्छी बात, आप वो चीज़ कर लें, कोई गलत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि आपके पास कोई ऐसी ना तो फिलहाल डिग्री है, ना ऐसी कोई आपके पास स्किल है, ना आपके वालिद साहब सुनार हैं, तो फिर आपको थोड़ा बहुत टेंशन लेनी चाहिए। आजकल हालात बड़े ख़राब हैं। आपको पता है डॉलर इस वक्त कि रेट क्या चल रहा है? 300 तकरीबन चल रहा है। वो भी आपका जो बैंक कह रहा है, जो गवर्नमेंट कह रहा है, इस वक्त डॉलर अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अगर आप किसी से जाके पूछे जो डॉलर्स की ट्रेड करता हो, डॉलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको एक्सचेंज वाले नहीं देंगे क्योंकि उनके पास है ही नहीं। तो डॉलर कहाँ से मिल रहा है? वो जो हवाला मंडी वाला है, और वो लोग कितने का दे रहे हैं? 310 का, वो 10 रुपए इजाफी ले रहे हैं, तो 310 रुपए का डॉलर है। इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ $100 भी कमा लेते हैं एक महीने में ऑनलाइन, सही है, और मैं सिर्फ $100 इसलिए बोल रहा हूँ कि वाकई ये सिर्फ है, क्योंकि $100 जो है वो अगर आपका $20 पर आवर का आपका रेट है, तो मतलब 5 घंटे अगर आप काम करते हैं महीने में तो आपको $100 मिलने चाहिए। तो अगर आप $100 बनाते हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई करें, आपको कितने मिल रहे हैं? वो 31,000 मिल रहा है आपको सिर्फ $100 बनाने पे, सही है। तो ये एक फील्ड ऐसी है कि अगर आप सीख गए, इसमें टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है। ये फील होता है कि ChatGPT भी आ गया है, मार्केट सैचुरेशन भी है, लेकिन एक चीज में जब आप एक मार्केट में घुस जाते हैं तो फिर आपके पास बहुत सारे आगे दरवाजे खुद खुलते हैं। अब आप एक रोड पे हैं ही नहीं, आप फील्ड में हैं ही नहीं, तो फिर तो आपका चांस क्या है? 0। लेकिन अगर आप कोई कोशिश करते हैं, किसी लाइन में आते हैं, आप पहले फ्रंट एंड सीख लेते हैं, आपको फ्रंट एंड समझ नहीं आता, बैक एंड की तरफ चले जाते हैं, आपको बैक एंड समझ में नहीं आता, आप डेटाबेस में चले जाते हैं, उसके बाद क्लाउड डेवलपमेंट है, उसके बाद AI है, उसके बाद एल्गोरिथम्स हैं, उसके बाद ऐप डेवलपमेंट है, क्योंकि ये फील्ड छोटी नहीं है, इसमें बहुत चीजें हैं। SAP है, टैब्ल्यू है, डेटा विजुअलाइजेशन है, डेटा एनालिसिस है, डेटा साइंस है। अब ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं सब इससे। अब डेटा साइंस की पोस्ट थी, उसका मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा हूँ, उसमें जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट की गई है। आपने ब्लॉकचेन का तो नाम सुना ही होगा। ब्लॉकचेन की जो सारी डेवलपमेंट होती है वो Node.js में होती है। जो आप NFT नाम सुनते हैं, वो NFT मिंट जो होती है वो Node.js की एप्लीकेशन पे होती है। आपके पास जो जितने भी इथीरियम ब्लॉकचेन्स हैं, ये सब Node.js के अंदर बनाई जाती हैं। तो आप एक फील्ड में जब घुस जाते हैं तो आपके पास खुद ब खुद आपको सेंस होती है कि आगे क्या करना है। और दूसरा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कि आपको इस फील्ड में ये है कि आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है कि आप एक काम करेंगे एक जगह पे, तो आपको 1 साल में आपकी सैलरी कितनी बढ़ाएगा वो? आजकल तो कोई नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन है। कंपनीज वो खुद अपने खर्चे की पूरी कर पा रही है, सैलरी कहां से बढ़ाएंगे आपकी? तो 1-2 साल आपकी सैलरी स्टक रहती है। आई थिंक इससे ज्यादा भी रहती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं 2 साल से वो 80,000 पे काम कर रहे हैं। तो इसमें फ्रीडम है आपके पास। दूसरा, आपके पास आपका लैपटॉप है, आप कंपनी वाले को कह सकते हैं कि भाई मैं घर से काम कर लूंगा, वो आपको कुछ नहीं कहता। अब आपने खुद देखा था कि कल मैं यहाँ आया था, हालांकि मैं जॉब पे था, वो मेरी जॉब टाइमिंग है। अब लेकिन मेरे बॉस को पता है कि मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं घर से काम कर लेता हूँ। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको दूसरे कामों में नहीं मिलती। और दूसरा, उनकी जो पेमेंट्स होती हैं वो भी बहुत डिफिकल्ट होती हैं, जो लेबर टाइप जॉब्स होती हैं।
अब मेरा ही एक दोस्त है, वो एक जगह पे रीजनल मैनेजर है, उसकी 1 लाख सैलरी है। तो मैंने उससे सिंपल सा एक सवाल किया कि ये तुम्हारी 1 लाख कब बढ़ेगी? तो उसने बोला फिलहाल 3-4 साल तो नजर नहीं आ रही। अब रीजनल मैनेजर की 1 लाख रुपए सैलरी है। अब ये मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। और दूसरा, वो पूरा बंदा 10 घंटे फंसा हुआ है, मतलब वो हिल नहीं सकता उस पोजीशन से। वो किसी बॉस को ये नहीं कह सकता कि आज मैं नहीं आ रहा, मेरा सर दर्द या मैं उधर जाना है मुझे, क्यों? क्योंकि वो ब्रांच बंद हो जाएगी उसके बगैर। तो एक तरह से बंदा फंसा हुआ भी है, काम भी सख्त है, और पैसे भी 1 लाख है, और वो बढ़े भी नहीं रहे। तो ये तो हर चीज नेगेटिव 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 है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको चांस नहीं मिलता, जिनको पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। तो आप लोगों को एक चांस मिला है कि एक चीज आपको सिखाई जा रही है, आप थोड़ा बहुत सीख लें। उसके बाद आपको खुद थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आ जाएगी, आप गूगल पे जाकर थोड़ा सर्च भी कर सकते हैं कि और कौन सी टेक्नोलॉजीज है। किसी की लक लग गई, वो अपवर्क में प्रोग्रामर बन गया, फिर वो तो जबरदस्त हो जाएगा उसका। सही है, क्योंकि अपवर्क में मैं आपको बता रहा हूँ, सीधी बात है कि $100 जो है वो एक हफ्ते की पेमेंट भी अगर कोई आपको कहता है ना, तो आप उसको बोलते हो यार बहुत कम है, इसको थोड़ा इंक्रीज करो। मतलब कि वो आप इस पर एहसान करते हो। अगर आपको एक हफ्ते, वो कह रहा है कि मुझे 1 हफ्ते आप मेरे लिए काम करोगे। अब 1 हफ्ते भी कैसे होता है? 1 हफ्ते की कंडीशन होती है कि मैं 4 घंटे पर डे काम करूंगा और 5 दिन काम करूंगा, यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक बस, और 4 घंटे रोज के, और 4 घंटे ऐसे ही बोलने के लिए है। 1 मिनट एग्जाम हो जाए। जी, तो कहने का सारा ये मकसद है कि आप थोड़ा सा इसको सीरियस लें, थोड़ा सा 5 मिनट अपने दिन के लगाएं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपका जो टाइम है वो ज़ाया है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो बच्चे बाद में आए हैं, जो उनका HTML पे भी थोड़ा बहुत इशू है, वो तो बहुत मसले में पड़ेंगे। सही है, इससे बेहतर है कि आप क्लास के साथ चल रहे हैं तो अभी आप काम कर लें, सीख लें, वरना आपको खुद को पता है, अगर आप में से आपके पास सिर्फ इंटरमीडिएट की एजुकेशन है तो आप ज़रा बाहर जाके देख लेंगे आपकी क्या वर्थ है। सही है, एक सिंपल सा हल है कि जाके किसी को बोल के देख लें कि मुझे काम चाहिए, और आप देखें वो आपको कितने तनख्वाह पे और कितने टाइम के लिए और कितनी मेहनत वाला काम देता है। सही है। और अगर इंटरमीडिएट की एजुकेशन पे आपको बैठे बिठाए, अगर कोई इंटर्नशिप पे भी रख लेता है, पेड इंटर्नशिप पे भी, जिसमें आपको थोड़े बहुत पैसे दिए जाते हैं, और इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आपको सिखाएंगे भी, अगर सिखाएंगे भी उसके पैसे भी देंगे, और आप बैठे हुए भी एक ऐसी ऑफिस में हो गए, तो उसको ज़रा आप मुआवजा करें कि क्या फ़र्क है। और इंटर्नशिप का भी ये मतलब नहीं होता कि आपका वो टाइम ज़ाया है। आप 2-3 महीने लगाते हैं तो आपकी वर्थ जो है वो इंक्रीज होती है। आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो आपकी वर्थ में एक्सपोनेंशियल डिफरेंस आता है। सही है, तो इसको थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये फजूल है, किसी काम का नहीं है। जो आप इधर बैठे हैं और आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। फिर कोई और चीज़ ऐसी सीख लें जो आपको ज़्यादा अगर अच्छी लग रही है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो आप जाके कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग देख लें, आप जाके कोई ई-कॉमर्स देख लें, जो कोर्स मतलब आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और जिसमें आपका दिल कर रहा है कि यार मैं इसकी प्रैक्टिस करूं, तो आप उसमें शिफ्ट हो जाएं, अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो। लेकिन कम अज़ कम अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, उसको थोड़ा यूज़ करने की कोशिश करें कि वो काम क्या है उसका, वो कैसे होगा। ये तो मैं यहाँ पे खुद बना रहा हूँ, ये तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। सही है। और जैसा मैंने कहा था कि मैं आजकल ये खुद में टाइप नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी जो खुद की ऑफिस में पोजीशन है वो मैनेजरियल है। मेरे अंडर जूनियर इंजीनियर्स हैं, मैं वो उनको बस गाइड करता रहता हूँ, वो सारा काम वो करता है। तो मैं तो समझ लें कि यहाँ पे आके अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता, क्योंकि ऑफिस में मैं ज़्यादा कोड आजकल कर नहीं रहा। सही है। तो आप लोग भी इस स्टेज पे पहुंच सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको शुरू में काम करना होगा। हर किसी का अपना एक टाइमलाइन होती है। आपको पहले कोई ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कोई इंटर्नशिप पकड़नी पड़ती है इंटर्नशिप में, ताकि आपको प्रोफेशनल कोई काम उसका आपको एथिक्स समझ आए। अभी आपको एक वेबसाइट बनाने को मिलेगी, आप 1 हफ्ता खा जाओगे। कंपनीज में ऐसा नहीं होता, सुबह को काम चाहे मिले तो शाम तक जो है ना उसे आधे से ज़्यादा निपटाना होता है, तो टाइम का प्रेशर होता है। तो प्रोफेशनल लेवल पे जिस तरीके से काम किया जाता है वो आपको इंटर्नशिप सिखाती है, लेकिन वो 2-3 महीने में हो सकता है आपको 15,000 मिले,
सही है, लेकिन 15,000 जाहिर सी बात है आजकल हो सकता है आपका पेट्रोल का खर्चा निकल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो आप 3-4 महीने गुजार लेते हैं तो आपके पास जो फिर आपकी स्पीड होती है आपकी सैलरीज की, वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस पाइल अप होना शुरू होता है। आपके पास बताने के लिए एक चीज़ है कि मैंने फला प्रोजेक्ट पे काम किया, फला प्रोजेक्ट पे काम किया, और इसमें स्पीड अच्छी खासी बढ़ती है। खासतौर पे जब आप कंपनीज को स्विच करते हैं कि मतलब एक कंपनी में आपके अगर 30,000 तनख्वाह है, आप दूसरी कंपनी को जाके बोलेंगे भाई मुझे ये काम आता है, मैंने ये चीज़ों पे काम किया, वो आपको 50 ऑफर कर देगी। ऐसे ही बंदा क्लाइम करता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो स्टार्ट 30 से करते हैं और 1-1.5 साल के अंदर मैंने 80-90 पे पहुंचते देखा है। इवन लोकल मार्केट में, अगर आप लोकल मार्केट की बात करें, अभी आप फ्रीलांसिंग, चलो आप उसमें घुसने के लिए आपको थोड़ा बहुत और खुद को शार्प करना होता है, उसमें थोड़ी सी लक भी होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो फ्रीलांसिंग में अगर नहीं चल सकता तो आपके पास लोकल मार्केट तो है, शायरा फसल भरा पड़ा है, हजारों कंपनीज हैं, बंगलों में सॉफ्टवेयर कंपनीज खुली हुई हैं, तो कराची में बहुत हैं कंपनीज, आपको सिर्फ ढूंढना आना चाहिए। आपके प्राइवेट लोग भी बहुत हैं, जो बड़े बड़े फ्रीलांसर्स हैं, टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं, उनको लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि उनके सर में दर्द थोड़ी है कि आप उनको सस्ते में काम करके दे रहे हो। आपके लिए 5,000 रुपये बहुत बड़ी बात होगी। आप भी कोई प्रोजेक्ट खत्म करके देंगे, वो आपको 5,000 देगा, आप खुश हो जाओगे यार घर पे बैठ के मैंने थोड़ी देर टक टक करके मैंने 5,000 कमा लिया। लेकिन उसको पता है कि आपसे वो 50,000 कमा चुका है, सही है, लेकिन वो अगेन फायदे की बात है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस जमा होता है। इस फील्ड में जो गोल्ड है वो आपका एक्सपीरियंस है, वो सोना है, वो आपको बढ़ा के देगा, पैसे गारंटीड देगा, लेकिन एक्सपीरियंस होना लाजमी है। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दी थी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट और उसको कुछ भी ना आए तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि काम करना है ना। आपको अगर ये पता है कि बूटस्ट्रैप की स्पेलिंग क्या है तो मुझे उसका क्या फायदा है। और बच्चे हैं, और मेरे साथ ही एक लड़का है, वो पार्ट टाइम हमारी कंपनी में जॉब करता है और वो 3rd ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल लेवल वो यूनिस टेक्सटाइल्स के प्रोजेक्ट कर रहा है। वो यूनिस टेक्सटाइल आपको पता है कौन सी कंपनी है, जो बेसिकली आपके गुल अहमद, खाड़ी सबको सप्लाई करती है कपड़ा, बहुत बड़ी उनकी फैक्ट्री है लांडी में। वो उस पूरी कंपनी का वो प्रोजेक्ट संभाल रहा है, वो एक लड़का, और वो अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, वो 3rd ईयर में। तो अब उसकी जो वर्थ है ना वो कुछ और है। वो जैसे ही पास आउट होकर निकलेगा तो उसकी डिग्री का जब होल्ड आएगा वो 1.20 से कम नहीं लेगा कहीं भी। और आजकल मार्केट क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, और बाहर की मार्केट बहुत पैसे दे रही है, तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे भी अब जॉब्स जो है वो कंपेटिटिव सैलरीज दे रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसका फ्रीलांसिंग में छक्का लग गया ना तो ये फिर नहीं रुकेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि $100 एक हफ्ते में 4 घंटे रोजाना 5 दिन जो है, आपको वो ऐसे उसको ऐसे बोल रहा होता है जैसे वो एहसान, आप उस पर एहसान कर रहे हो। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि हम महीने में कितना हुआ, $400, और $400 1,20,000 बनते हैं, यानी कि दिन के सिर्फ 4 घंटे देंगे, वो भी 4 घंटे फुल 4 घंटे नहीं होते, मतलब कभी आपने 1 घंटा दे दिया दिन का, कभी 1.5 घंटा दे दिया, कभी 3 घंटे दे दिए, वो काम पर डिपेंड करता है। और नॉर्मली इतना ही होता है, वो बोलने में 4 घंटे होता है। और आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, आगे ज्यादा काम तो आपका वही कर देता है। तो सिर्फ एक स्किल को सीखना काफी नहीं है, उसको यूज करना आपको आना चाहिए, तभी आपका कुछ ना कुछ आपका उसका काम निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका इसमें दिल नहीं लग रहा है तो कम से कम आप अपना टाइम जाया नहीं करें, अपनी कुछ और चीज सीख लें, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आपके पास मौके खत्म हो जाएंगे। फिर आपके पास एक ही मौका बचेगा कि कहीं पे कोई लेबर जॉब हो, और लेबर जॉब में आप कभी भी एक पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते। बात समझ आ रही है? तो इसका थोड़ा ख्याल करें ताकि आपका कोई ना कोई तो फायदा हो। तो अब हम लोग इसको दोबारा से देखते हैं। हमने एक सेक्शन का टैग यूज किया, उसमें हमने क्लास ये मेन हीरो ये मैंने खुद दी है, ये कोई बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है। उसके बाद मैंने एक डिव बनाया और डिव पे मैंने कौन सी क्लास दी है, कंटेनर LG, ये हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। अब हम यूज करते हैं ग्रिड को, और ग्रिड स्टार्ट होती है किससे, रॉ से, ये हम सबको पता है। उसके बाद हमें क्या देना होता है, कॉलम,
तो हमारे पास एक रॉ आई, हमने एक रॉ बनाई, उस रॉ के अंदर फिलहाल एक ही कॉलम है। हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं और इस डिव के अंदर हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखें, इसको क्लास देते हैं डिस्प्ले डैश 2 की और हम इसको नाम दे देते हैं प्रोग्रामिंग एसेंशियल्स। एक और डिव दे देते हैं और इसको हम क्लास देते हैं डिस्प्ले डैश 5 और इसको हम कहते हैं योर कोडिंग मैन्युअल। ठीक है, डिस्प्ले 2 और डिस्प्ले 5 बहुत आसान प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं और इनका कोई और काम नहीं है। फिलहाल हम जाके देखते हैं कि हमने क्या किया है, उसका आउटकम क्या है। तो हमारे पास, अगर आप देख रहे हैं कि कंटेनर LG लगा हुआ है, इस वजह से साइड में से थोड़ा सा डिफरेंट वो आपको स्पेस दिया हुआ है। और मुझे भी बताइएगा इसमें रॉ और कॉलम का है, हमने रॉ और कॉलम लगाई तो इसका कोई असर हुआ, उसकी वजह क्या है? रॉ और कॉलम हमें नजर क्यों नहीं आया जैसे कल हम कर रहे थे? नहीं, ये हमारी रॉ है, सही है, रॉ पूरे हमारी बॉडी पे फैली हुई है, ये बात समझ आ रही है। ये हमारा कॉलम है, कॉलम भी देखें तो तकरीबन पूरी रॉ पे फैला हुआ है, उसकी वजह क्या है? पहली चीज, ये कॉलम सिंगल कॉलम है। दूसरी चीज, जब हम कॉल रखते हैं और डैश करके उसको कोई साइज नहीं बताते तो बूटस्ट्रैप क्या करता है कि वो अपनी मर्जी से उसकी स्पेसिंग सेट करता है। अब क्योंकि यहाँ पे दूसरा कॉलम नहीं था तो उसने 100% रो स्पेसिंग किसको दे दी? इस वाले कॉलम को, सिंपल। अब अगर हम लोग यहाँ पे दे दें इसको MD-5, इसका क्या मतलब है? क्या? मीडियम स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन हो तो उस पर कितना कॉलम साइज आना चाहिए? 5। अब अगर हम लोग अपने कोड को दोबारा देखें, अब हमें एक चीज समझ आ रही है कि ये उस तरफ चला गया है, लेकिन ये वाला जो मैन्युअल है यहां से हटिए नीचे आ गया है, ये चीज दिख रही है। अब जरा देखते हैं कि ये हमारी पूरी रॉ है, सही है, ये पूरी रॉ है हमारी, और लेकिन हमारा कॉलम अब सिर्फ किस तरफ है? उस तरफ। उसकी वजह क्या है कि मैंने इसका साइज कितना छोटा कर दिया है? MD-5, और टोटल कितना होता है? 12। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ और नहीं था तो ये जगह खाली है, उसे खाली छोड़ दी। एक काम करते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट डैश सेंटर। अब हमने क्या कर दिया है कि हमने एक प्रॉपर्टी लगा दी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो उसने क्या कर दिया कि जो हमारा कॉलम था उसको किस पे, कहाँ पे ले आया? वो सेंटर अलाइन कर दिया उसने। अब वो सेंटर अलाइन करके ये वाली जो कॉलम MD वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये तब लगेगी जब मीडियम स्क्रीन से हम बड़े हो रहे हैं, जब साइज हमारा ज्यादा हो रहा है। लेकिन एक चीज अब हमें समझ आ रही है कि ये वाला जो हमारा कॉलम है पूरा क्या हो चुका है? सेंटर अलाइन हो चुका है। अच्छा, ये जो है मैं चाहता हूं MD डैश स्टार्ट, इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसको जरा देखते हैं। जब हमारी स्क्रीन साइज मीडियम साइज से छोटी होगी
तो हमारी टेक्स्ट कहाँ पे अपीयर होगी, सेंटर में। लेकिन जैसे ही वो मीडियम स्क्रीन से बड़ी होगी तो वो कहाँ शो होगी, स्टार्ट में। बस सिंपल सा ये तरीका है। अच्छा ये जो हमारे पास ब्रेक पॉइंट है ये कहाँ पे, 768 पे आता है वो, सही है। फर्स्ट जो है 500 एंड समथिंग पे आता है, 560 है ये कुछ है, 576 है बल्कि वो 576 पे पहला ब्रेक पॉइंट है जिसको हम SM कहते हैं। दूसरा ब्रेक पॉइंट 768 पे है, तीसरा 960 पे, सही है, जो कि बेसिकली हम LG कहते हैं उसको। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर मीडियम से छोटी स्क्रीन है तो सेंटर अलाइन है, मीडियम से बड़ी स्क्रीन है तो लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा ये करते हैं कि इसको जो है हम लोग कह देते हैं कि भाई तुम क्या हो, टेक्स्ट म्यूटेड। टेक्स्ट म्यूटेड से क्या होता है कि वो थोड़ा सा लाइट शेड पड़ जाता है, तो हमें क्योंकि बताने कि ये हमारी मेन हेडिंग है और ये हमारी सब हेडिंग है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एक और हम लोग फर्स्ट करो P हम ले आए और P में आके हमने कहा लॉरम 10। लॉरम 10 का आपको पता है कि क्या करता है, सिर्फ टेक्स्ट दे देता है। अब टेक्स्ट में एक चीज होती है लीड। लीड क्या है, वो सिंपल सा एक आपको अच्छा सा इसको फॉन्ट दे देता है, फॉन्ट वेट दे देता है, थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड कर देता है, और इधर ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। इसको हमने लीड दे दिया और हम इसको क्या दे सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं MY3। इससे क्या हुआ कि वो अपने इन दोनों से थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा सा सेपरेशन हो गई, डिफरेंशिएट हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसके नीचे हम लोग एक, अच्छा ये टेक्स्ट सेंटर अच्छा लगेगा क्या, नहीं ऐसे ही अच्छा है, लेकिन अगर ये छोटा हो रहा है तो भी सही है, सही, क्योंकि इस पर लीड लगा हुआ है तो लीड बेसिकली इसको ऐसे पैराग्राफ शो कर रहा है। अब एक हम काम कर सकते हैं, हमने नीचे दिया एंकर टैग। एंकर टैग हमने कहा href, हमने कहा फर्स्ट करो के बाय नाउ कह दिया, ठीक है। अब क्लास में हम जा रहे हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, btn वार्निंग, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास आपको देख रहे हैं कि वो बटन शो हो गया है। अच्छा ये MY दिया है तो फिर भी थोड़ा सा वो स्पेसिंग देगा, इतना तो आप समझ गए होंगे। एक और हम काम कर सकते हैं कि हम लोग इसको btn-LG भी दे सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, लार्ज बटन। अच्छा ये btn-LG जो है ना, ये LG ब्रेक पॉइंट वाला LG नहीं है, ये LG जो है ये इस बटन का साइज है। ये चीज़ कुछ क्लासेस जो हैं कुछ चीज़ों में ऐसे हैं, जैसे हमने शेडो पढ़ा था तो शेडो में भी SM, MD और LG का, शेडो डैश SM से शेडो डैश MD, वो क्या है, वो शेडो का विड्थ है कि LG होगा तो बहुत ज़्यादा शेडो आएगा, SM होगा छोटा हल्का सा शेडो आएगा। तो ये बटन अगर आप LG यूज़ कर रहे हैं तो बड़ा बटन यूज़ होगा, SM यूज़ करें तो छोटा बटन यूज़ होगा। क्या बैटरी गई, सही है। तो ये हमारे देख रहे हैं कि बटन जो है हमारा थोड़ा सा बाय नाउ जो है थोड़ा सा प्रोमिनेंट है, थोड़ा दिख रहा है, अच्छा है। अब ये वाला सेक्शन जो है टेक्स्ट वाला हमने थोड़ा सा अच्छा खासा कवर कर लिया है। और अच्छा इसको टेक्स्ट म्यूटेड करेंगे, ये सही है, पहला वाला सही था, चलो रहने देते हैं। टेक्स्ट म्यूटेड सब समझ रहे हैं ना, म्यूटेड जो है बेसिकली उसका थोड़ा सा वो है कलर है। तो ये पहला कॉलम है मेरा, सही है। अब तक मैंने जितना काम किया वो सिंपल, पहले मैंने कंटेनर LG बनाया, क्योंकि ग्रिड बनाने के लिए कंटेनर देना लाजमी है। कंटेनर के अंदर मैंने क्या दिया, रॉ के अंदर मैंने क्या दिया, कॉलम। पहले सिंपल चीज देखें, उसके बाद देखेंगे मैंने क्या किया। मैंने कंटेनर पे क्या लगा दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा दिया मैंने। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर बेसिकली क्या कर रहा है कि जो आपके पास इसके अंदर जो भी चीजें आएंगी वो क्या हो जाएंगी, सेंट्रली अलाइंड हो जाएंगी। अच्छा जस्टिफाई कंटेंट यहां आना चाहिए कि इधर आना चाहिए, ऊपर, सही है। अगर हम उसको निकाल के यहां करेंगे तो क्या होगा, ये बीच में आ जाएगा,
अब इसको जरा समझे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अगर मैं लगाता हूँ यहाँ, तो इसका मतलब है कि अगर दो रॉस हैं तो वो दोनों क्या होंगी, सेंट्रली अलाइंड होंगी। अगर मैं इसको लगाता हूँ यहाँ जो बेसिकली रॉ के बराबर में, तो अगर ये रॉ के बराबर में लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि रॉ के अंदर चीज़ें हैं वो क्या होंगी, सेंट्रली अलाइंड होंगी। अब ये आपकी मर्जी है कि इसको आप जैसे भी लेके जाएं, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है, नहीं सही है। ये अभी भी वो रिएक्ट कर रहा है कि जैसे कि हम इसको छोटा कर रहे हैं तो वो आपके पास ये वाली जो स्टार्ट है, टेक्स्ट स्टार्ट और एमडी स्टार्ट, ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। अब ये मेरा कॉलम पे मेरा काम खत्म हो गया। नॉर्मली जब हम कोई डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो एक जब सेक्शन पे हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि इधर से एक बटन आता है, ये शो हो रहा है आपको, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये पूरा कॉलम चिपक जाएगा। इससे क्या होगा कि मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि वो क्या रहा है, कि एक तो अब मेरा ऊपर रॉ है और रॉ के अंदर क्या है, कॉलम। अब मुझे एक और कॉलम बनाना है, div.col -md-5, मतलब मैंने आइडेंटिकल साइज दिया, सही है। मैं क्यों, क्योंकि मैं चाहता था कि md5 का मतलब है कि मीडियम साइज से बड़ी स्क्रीन जब हो तो इन दोनों कॉलम की साइजेस बराबर हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी स्पेसिंग्स भी हो साइडों से, सही है। स्पेसिंग्स क्यों हो, क्योंकि 5 + 5 क्या होता है 10, और 10 के बाद क्या है कि एक थोड़ी सी स्पेसिंग, यानी कि 2 आपका कॉलम की स्पेसिंग बाकी रह गई है, तो ये जो बाकी रह जाती है चीज वो क्या हो जाती है, स्पेस हो जाता है, खाली साफ खाली स्पेस, और कुछ नहीं होता होता। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें एक इमेज लगा देते हैं और इमेज में हम दे देते हैं book.png, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली राइट में ये चीज़ है, लेफ्ट में ये चीज़ है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये इमेज थोड़ी छोटी है, अगर हम दूसरी वाली इमेज देखें जो बेसिकली माय इमेज है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, सही है। एक काम कर लेते हैं, ये जो मेरा मेन हीरो सेक्शन है इसको मैं कहता हूं कि आप इसको क्या दें, इसको पैडिंग दे सकते हैं, या हम मार्जिन भी दे सकते हैं, मार्जिन 60px/0। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि इसको थोड़ा सा ऊपर से सेक्शन को स्पेसिंग दी है। अब मैंने, क्योंकि यहाँ तो आप इसको कह सकते हैं कि बल्कि जितने भी आपके सेक्शन हो उनको दे दो, तो बेसिकली इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जितने भी सेक्शंस बनाओगे उन सेक्शंस के बीच में कितनी स्पेसिंग आना शुरू हो जाएगी, 60 पिक्सल, जो कि एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम हो गया। वरना मैं यहाँ से भी कर सकता था कि अगर मैं इस पर लगा देता MT5 लगा देता तो MT5 भी तकरीबन इतनी इमेज स्पेसिंग दे देता, लेकिन मैंने जानबूझ के मेन हीरो पर लगाया क्योंकि अगर मैं सेक्शन नंबर 2 बनाता हूँ तो सेक्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, नीचे थोड़ा सा स्पेस आउट हो जाएगा। अब एक चीज मुझे नजर आ रही है कि ये जो इमेज है ये थोड़ी सी बाहर गई हुई है ना। तो बेसिकली इमेजेस पर एक क्लास लगती है, उसको हम कहते हैं img-fluid। जब हम img-fluid चलाते हैं तो एक मैजिक होता है, उस मैजिक में क्या होता है कि जो आपकी इमेज है वो अपने कंटेनर के साइज में फिक्स्ड हो जाती है या फिट हो जाती है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने उसके साइजेस को बिल्कुल नहीं छेड़ा, बस हमने एक बूटस्ट्रैप की क्लास दे दी, और वो क्लास कौन सी है, इमेज फ्लूइड। इससे क्या है कि बूटस्ट्रैप समझ जाता है कि ये जो इमेज है इसको मुझे फिट करना है इन कॉलम्स में। आपको बात समझ आ रही है? इस सिंपल सा इसने कॉलम्स में फिट कर लिया है। अच्छा, अगर इसको हम कहें PS5 तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि ये थोड़ा सा पैडिंग स्टार से थोड़ा सा इसने शिफ्ट किया, या हम ये भी क्या कह सकते थे कि हम लोग बल्कि इसको हाँ इसी को बोलते हैं, अगर हम ये दे दें MS5 तो भी थोड़ा सा उधर मूव आउट हो सकता है ताकि इमेजेस के बीच में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको कहें
कि इसका MT ऊपर क्या दे दो, 3 दे दो। यहाँ इससे क्या हो रहा है कि ये दोनों को एक साथ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैं इसको कह दूँ 5 तो बेसिकली थोड़ा सा नीचे है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि 4 जो है वो फिट रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि मैंने इसको थोड़ा सा एक जगह पे फिट कर दिया। तो अब आपको एक बेसिकली चीज़ दिख रही है कि हमारे पास 2 सेक्शंस हैं और 2 सेक्शन एक बेहतरीन किस्म के एक दूसरे से अलाइनमेंट उनकी सेट हुई हुई है, और सारा ये काम किसके थ्रू हो रहा है, बूटस्ट्रैप के थ्रू हो रहा है। एक और हम काम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम लगा दें राउंडेड, तो इसकी जो एजेस हैं वो थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, राउंड हो जाएंगी। इसके अलावा हम इसमें एक और चीज़ क्या लगा सकते हैं, शैडो। तो अगर हम इसको शैडो देंगे तो आपको इस कचरा स्क्रीन है, तो कचरा स्क्रीन में आपको थोड़ा सा नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उस स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको हल्का सा यहाँ पे ग्रे सा फील होगा। तो ये कि ये जो भी चीज़ हो रही है, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो शायद एक काम हम कर सकते हैं कि हम आके यहाँ लिख लें बॉडी जो है हमारी क्लास, इसके को हम दे दें BG लाइट। तो थोड़ा सा आपके पास फील होना चाहिए, बल्कि एक और हो सकता है क्या, सेकेंडरी। सही है, तो इसको थोड़ा सा वापस लाते हैं। लेकिन बेसिकली मुझे दिखाना ये था कि अब आपको हल्का सा और फील होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे कार्ड की तरह थोड़ा सा आपको फिक्स ऊपर नज़र आएगा। लेकिन ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा इसको एक और काम कर सकते थे कि अगर हम शेडो को दे दें डैश LG। सही है, तो ये हमारा जो थोड़ा LG है ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया है। अगेन थोड़ा सा आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि स्क्रीन थोड़ी आपसे आंखों से दूर है, लेकिन ये इसमें आ रहा है। और ये कुछ इस तरीके से इफेक्ट देगा कि जैसे ये थोड़ा सा कार्ड है और ये थोड़ा स्क्रीन से डिटैच्ड है, थोड़ा दूर है, तो इस तरह का इससे इफेक्ट आता है। तो अब जो आपके सामने जो चीज़ दिख रही है, बेसिकली ये कुछ मेजॉरिटी वेबसाइट्स का जो मेन सेक्शन होता है, अगर आपने शायद कभी नोट किया हो तो कुछ इस तरीके का होता है। सही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नॉर्मली क्या होता है कि इसके बैकग्राउंड में एक और इमेज होती है, या एक कलर होता है, ब्लू कलर हो गया, लाइट कलर हो गया, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी टेक्स्ट नज़र आती है। टेक्स्ट के नीचे आपको एक बटन नज़र आता है जिसको नॉर्मली हम CTA कहते हैं, कॉल टू एक्शन बटन, और साइड में आपको कोई ना कोई तस्वीर, एनिमेशन, वीडियो, कुछ ना कुछ यहाँ पे कंटेंट आपको डिस्प्ले हुआ होता है। अब ये जो सेटिंग है एक मेन सेक्शन की, ये नॉर्मली फॉलोड आपकी अप्रोच है। आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं, आप एक लैंडिंग पेज बनाएं, आप एक ई-कॉमर्स का कोई स्टोर बनाएं, तो जो नॉर्मली उनका जो फर्स्ट आपको डिज़ाइन मिलेगा वो इससे कुछ मिलता जुलता होगा। ये सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाला डिज़ाइन है। अच्छा, अभी काम करते हैं कि इसको अगर हम स्क्रीन को छोटा करें तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे MS जो है कचरा कर रहा है छोटी स्क्रीन पे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं कि सिर्फ ये तब लगाना जब मीडियम स्क्रीन से बड़ा हो, जब छोटा हो तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि मोबाइल स्क्रीन के लिए भी ये सारा काम रेडी हो चुका है। लेकिन अगर इसको ज़रा ऐसे सोचें कि मैं चाहता हूँ कि जब मोबाइल स्क्रीन हो तो ये इमेज नज़र ना आए। अब ये काम हमने नॉर्मल CSS से किया था, याद है कि अब जब स्क्रीन छोटी हो तो ये चीज़ नज़र ना आए या कोई चीज़ को गायब कर देना, ये हमने किया था। अब अगर इसको आप छोटा कर रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि ये क्या हो, ये स्क्रीन, ये जो पूरी इमेज है पूरी पूरी गायब हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई इसका डिस्प्ले क्या हो जाए, नन हो जाए। जब डिस्प्ले नन होगा तो ये वाली इमेज गायब हो जाएगी। लेकिन इससे मसला क्या होगा, अगर मैं इसकी स्क्रीन साइज बड़ी भी करूँगा तो भी मेरी इमेज नज़र नहीं आएगी। तो इसका हल क्या हो सकता है, DMD डैश ब्लॉक। तो
अब जब हमारे पास स्क्रीन हमारी बड़ी होगी तो हमारे पास जो हमारी जो इमेज है वो वापस आ जाएगी, और जब हम अपनी स्क्रीन को छोटा करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो गायब हो जाएगी। अब ये मैं सिर्फ समझाने के लिए दिखाया है कि ऐसा होता है कि अगर आप कोई चीज़ गायब करना चाहते हैं तो इस सिंपल मेथड से हो जाता है कि पहले तो आप उसको ओवरऑल पूरी स्क्रीन के लिए क्या कर दें, नन कर दें। अब ओवरऑल से क्या होगा कि जितनी स्क्रीन साइजेस है उन सबके लिए क्या हो गया, डिस्प्ले नन। उसके बाद नेक्स्ट में आपने कहा कि नहीं, जब मीडियम स्क्रीन से बड़े हों तो इसका डिस्प्ले टाइप क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। क्यों? क्योंकि ये क्या चीज़ है, किस पे लगा रहा हूँ, डिव पे, और डिव का बाय डिफॉल्ट कौन सा डिस्प्ले टाइप होता है, ब्लॉक होता है। तो इधर मैंने इस डिस्प्ले टाइप को बदल के नन किया, इधर दोबारा से ब्लॉक कर दिया। लेकिन वैसे मुझे नॉर्मली थोड़ा अच्छा ही लगता है इमेज के साथ, ज़्यादा थोड़ा सा ना एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट या प्रोफेशनल लुक दे रहा है। आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि ये एक तरह से पूरे स्क्रीन साइज पे भी फिट आ रहा है। इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को इसको शो अप करेंगे, देखेंगे, तो ये आपको मिडल सेक्शन पे नज़र आएगा। और आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सी कुछ क्लासेस से एक हमने एक ज़बरदस्त किस्म का सेक्शन बना लिया है। ठीक है, इसमें किसी को कोई सवाल है, कोई मसले मसाइल है इसमें? पक्की बात है। अच्छा, जब हमने बूटस्ट्रैप शुरू किया था तो हमने एक हरकत की थी कि हम नेव बार में आए थे और नेव बार से हमने ये वाला कोड छापा था, और ये वाला यहाँ पे छाप दिया था। तो जब हम ये काम करेंगे तो हमारा ऊपर से क्या लग जाएगा, नेविगेशन लग जाएगा। लेकिन नेविगेशन मुझे पर्सनली जो पसंद है अगर ये नेव बार हो जाए क्या, डार्क, और बैकग्राउंड क्या हो जाए, डार्क, तो ये मुझे लग रहा है कि इस सेक्शन के साथ बहुत खूबसूरत लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। अब जरा इसको जरा देखते हैं कि ये नेव बार बना हुआ कैसे है। सबसे पहले है ये नेव की क्लास, सॉरी नेव का मतलब ये आपका जो सेक्शन है, ये लाजमी सी बात है कि पूरे के पूरे नेविगेशन को कवर कर रहा है। अब इस नेव के अंदर क्या क्या है, इस नेव के अंदर एक पूरा का पूरा डिव है, और उस डिव पे क्या लगा हुआ है, कंटेनर फ्लूइड, एक सिंपल सा कंटेनर इसमें फ्लूइड लगा हुआ है। और इस कंटेनर फ्लूइड में हमारे पास एक एंकर टैग है जो कि बेसिकली लोगो है हमारा। उसके बाद हमारे पास ये एक बटन है, लेकिन अब ये बटन क्यों दिख रहे हैं हमें, क्योंकि हम इसको अगर बड़ा करेंगे और ये बड़ा होगा, अब मसला ये है कि हमारे पास इसकी स्क्रीन साइज उतनी मिल नहीं रही है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको आके ड्रॉप डाउन कर दो और इसको बड़ा कर दो, तो अब हमारे पास ये नॉर्मल हो गया। सही है। अब उसके कोड पे, सॉरी ये नहीं, ये वाला, इसके कोड पे ज़रा जाते हैं तो हमें दिख रहा है कि सब कुछ रैप हुआ हुआ है इस कंटेनर फ्लूइड में। और बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में नॉर्मली ऐसा ही होता है कि कोई भी सेक्शन कुछ भी हो, उसका पहला इनिशियल स्टार्ट क्या होता है, कंटेनर होता है। इस वजह से शायद आपने एक चीज़ नोट की हो, जब मैं आपको CSS पढ़ा रहा था तो भी जो एक मेन हमारा डिव होता था, मैं हमेशा उसको कौन सी क्लास दे देता था, कंटेनर, क्योंकि अब ये आदत है मेरी और मुझे अच्छा भी लगता है कि सब कुछ जो हमारा मेन सेक्शन है वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, कंटेनर। अब क्योंकि ये कंटेनर फ्लूइड है तो अब वेबसाइट में जितने भी आपके पास कंटेनर्स बनेंगे उन पर कौन सा कंटेनर लगेगा, फ्लूइड। उसकी वजह क्या है कि अब पूरी जो वेबसाइट है वो कहाँ पे अलाइन होगी, इस जगह से। अच्छा, अगर इसको जरा सोचें, अगर मैं इस कंटेनर फ्लूइड को हटा के मैं इधर लिख देता हूँ क्या, सिर्फ कंटेनर, तो मैं सिर्फ कंटेनर करूंगा तो मेरी जो वेबसाइट है थोड़ी सी इधर चिपक जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो कंटेंट है ये थोड़ा सा इधर बीच में क्यों आ रहा है, किसी को याद है? इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है, क्या जस्टिफाई सेंटर लगाई थी। जब हमने इसमें जस्टिफाई सेंटर लगाई है तो बेसिकली उसने क्या कर दिया है कि क्योंकि हमने इसका MD5 दिया था,
अब MD5 का मतलब है कि कॉलम जो दोनों है, ये वाला भी 5 यूनिट्स लेता है और ये वाला भी 5 यूनिट्स लेता है, लेकिन बीच में कितनी स्पेस बचती है? 1 1 बचती है। अब वो 1 1 बेसिकली यहाँ पे भी छोड़ रहा है और यहाँ पे भी छोड़ रहा है, और इसको बीच में क्यों रख रहा है? क्योंकि हमारे पास एक किस चीज पे हुआ हुआ है? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हुआ हुआ है। अच्छा, हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होता है, तो अगर मैं इस तरह लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, क्योंकि ये फ्लैक्स की प्रॉपर्टी है, हम जरा देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट ये देता कैसे कैसे है। तो ये रहा जस्टिफाई कंटेंट। हमने अभी कौन सा यूज किया हुआ है जस्टिफाई कंटेंट? सन का। अगर हम इसमें लगा दें क्या बिटवीन, तो क्या हुआ? इसको नेव को बंद करते हैं और जस्टिफाई कंटेंट की जगह हम लगा देते हैं बिटवीन, और हम इधर पीछे आते हैं, तो बेसिकली हमारे पास हाँ नहीं, एक मिनट, तो जो हमारे पास बेसिकली अब दोनों हमारे पास बन गए हैं, जो दोनों कॉलम्स हैं वो अपने अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स पे चले गए हैं, और इसके बीच में क्या है? स्पेस है, यानी कि जो 2 यूनिट्स वाली जो जगह थी वो अब कहाँ छोड़ रहा है? बीच में छोड़ रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें जो है हम स्पेसिंग्स नॉर्मली ऐसे चेक करते हैं, क्योंकि आपके पास इसके ऊपर कोई बॉक्सेस तो है नहीं जो आपको बताएं कि भाई ये हो क्या रहा है, ऐसे हमें समझ आ रही है। अभी हमारी जो एक नजर में बात आई है वो ये है कि जो ये बेसिकली मसला हो रहा है कि ये बीच में आ रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? कंटेनर LG की तरफ से हो रहा है, क्योंकि कंटेनर LG ही फॉर सम रीजन इसको इतनी स्पेसिंग दे रहा है, क्योंकि बेसिकली इसको कितनी स्पेसिंग मिल रही है? 960 पिक्सल्स मिल रही है। अब आपका जो नेव बार है, अब नेव बार में क्या हुआ हुआ है कि वो 1099 पिक्सल पे सेट हुआ हुआ है, सही है, क्योंकि नेविगेशन बेसिकली उसने दूर दूर छोड़ी हुई है। अगर हम लोग इसको नेविगेशन बार हमने कहाँ किया था वो जी, अगर हमने इसको लगाया था क्या? कंटेनर। अगर हमने इसको कंटेनर लगाया तो अब ये बेसिकली आपकी फुल अलाइनमेंट में बराबर में सेट होता है, क्योंकि हमने बेसिकली नीचे जो है आपका जो नेविगेशन बार है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक आपकी प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं कंटेनर XXL, जो बेसिकली हाईएस्ट फॉर्म है किसी भी एलिमेंट को देने के लिए, वो ऑलरेडी लगी हुई होती है, क्योंकि वो अज्यूम करता है कि ये जो नेविगेशन है ये पूरे कंटेंट के ऊपर छा जाएगा। तो नॉर्मली कौन सी विड्थ पे लगा देता है? XXL, जो बेसिकली सबसे हाईएस्ट विड्थ है। तो हम जब इसमें कंटेनर लगा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये इसको जबरदस्ती जो है पिचका के और बीच में ले आ रहा है। नेविगेशन बेसिकली मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि नेविगेशन का कोड छापना एक अलग चीज है, आपको समझना चाहिए कि ये नेविगेशन में हो क्या रहा है। एक चीज आपने नोट की, जब हम इसको छोटा कर रहे हैं तो 960 पे ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बल्कि 960 नहीं है, 980 है, 89 है, मतलब एक 900 एंड समथिंग एक स्पेसिंग है, वहां पे ये चीज कन्वर्ट कर रहा है। ये बात समझ आ रही है आपको? तो अगर ये कहां से हो रहा है? ये क्लास लगी हुई है जिसपे लिखा हुआ है नेव बार एक्सपेंड LG। अगर हम इसको बदल के LG को चेंज करके क्या कर दें? MD, इसको हमने कर दिया है MD। अब हम अगर इसको पीछे छोटा करें तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है? MD साइज पे अब ये कन्वर्ट कर रहा है, मतलब पहले ये कन्वर्ट कर रहा था 900 एंड समथिंग, अब कन्वर्ट करता है वो आपकी 700 एंड समथिंग। ये बात समझ आ रही है? सही है। तो हमें ये पता लगा कि ये नेविगेशन बार चेंज कब होगा उस बटन में, वो हम कंट्रोल करते हैं किससे? नेव बार
एक्सपेंड LG से। अब ये LG है तो उसका मतलब है कि ये जब लार्ज स्क्रीन से बड़ा होगा तो जाके ये क्या है, सिंपल नेविगेशन बार दिखेगा। अगर लार्ज स्क्रीन से छोटा होगा तो क्या दिखेगा, आपके पास बटन। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ आपको क्या लगाना चाहिए, MD। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको लिखेंगे LG तो 960 पिक्सल्स, तो इसका मतलब है कि कुछ अगर स्क्रीन साइजेस मतलब टैबलेट्स वगैरह थोड़े बड़े हैं स्क्रीन साइज के, तो उसमें भी क्या दिखा देगा वो, ये वाला जो फंक्शनैलिटी है वो ये दिखा देगा। सही है। तो आई थिंक ये जो MD है ये इनफ होता है, MD ठीक होता है इसको चेंज करने के लिए। उसके बाद आपके पास दो और क्लासेस हैं, एक क्लास है नेव बार डार्क और एक क्लास है BG डार्क। अभी जो नेव बार डार्क BG का तो आपको मतलब पता है, बैकग्राउंड, सिंपल बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड डार्क का क्या मतलब है, वो उसका बैकग्राउंड क्या होगा, ब्लैक होगा, कलर ब्लैक होगा। लेकिन नेव बार डार्क उसे क्या बताता है कि जो आपकी टेक्स्ट है उसका कलर क्या होगा, वाइट हो जाएगा। क्योंकि नेव बार डार्क बेसिकली उसको बताता है कि आपका जो नेविगेशन है वो किस टाइप का है, डार्क है, ब्लैक है, तो उसकी टेक्स्ट क्या होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। इसको अगर हम देखें यहाँ पर आके, हम लोग नेव बार डार्क को हटा के हम लोग कर रहे हैं क्या, लाइट। हम लाइट करेंगे तो बेसिकली आप देख रहे हैं उसने क्या कर दिया, उनको ब्लैक कर दिया। ब्लैक क्यों किया, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि नेविगेशन कौन सी है, लाइट है। तो अगर बैकग्राउंड लाइट है उसका तो आपकी जो टेक्स्ट है वो क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। तो अगर आप बैकग्राउंड डार्क दे रहे हैं तो आपके पास ये नेविगेशन बार भी की जो टेक्स्ट है वो भी किसके लिए होनी चाहिए, डार्क के लिए होनी चाहिए, जो बेसिकली इसको कर देता है वाइट। उसके बाद हमारे पास एक बटन है, अच्छा इसको अगर हम करें, आपके पास BG की क्लास दे ही ना, तो ये किधर है, अगर हम इसको देते हैं लाइट तो आपके पास नेविगेशन अभी भी शो अप हो रहा है। ना सिर्फ नेविगेशन आप शो अप होगा, अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो आपको लिंक्स भी आएंगे। अच्छा ये वाला जो नेविगेशन बार है ये भी बहुत सारी वेबसाइट्स में यूज होता है, सही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब आसान हो रही थी तो यहाँ पे कोई किसी के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और किसी की वेबसाइट किसी ने डिजाइन हुई हुई यहाँ पे रखी हुई थी, जो कि हमने देखी थी। कहाँ गई, ये रही। अब डिजाइनर्स को ना ज्यादातर ये वाला डिजाइन बड़ा अच्छा लगता है, ये लोगो इधर हो, बीच में आपके पास जो कनेक्शंस वगैरह हो और यहाँ पे आपका सर्च बॉक्स हो, जो कि बेसिकली हमने भी एक दफा बनाया था, लेकिन वो बैकग्राउंड में इसको कोई भी कलर नहीं देता। तो जब आपको बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसका BG वाला जो क्लास है वो कर दें, क्या करते हैं, हटा दें। अब उसको BG में कोई कलर नहीं मिलेगा तो बेसिकली वो आपको किस तरह की आपकी नेविगेशन शो करेगा, कुछ इस तरीके से कि आपके पास नॉर्मली जो जैसे नजर आ रहा है वो वैसा है। लेकिन एक मुझे चीज यहाँ पे खटक रही है, वो क्या खटक रही है कि ये फ्लोट नहीं होना चाहिए बल्कि कंटेनर होना चाहिए, ताकि मेरा सेंटर लाइन हो जाए। अब ये चीज मुझे बहुत बुरी लग रही थी कि क्योंकि ये एक सेंटर में नहीं था। अब क्योंकि एक सेंटर में नहीं था तो ये बिल्कुल ही बकवास चीज लग रही थी। और दूसरी आप एक चीज देख रहे हैं कि ये भी बिल्कुल अलाइनमेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अलाइनमेंट का बहुत बड़ा आपके पास अमल दखल है। इसके अलावा हमारे पास जो होम है, अगर इसको हम ME ऑटो को हटा दें तो क्या होता है, और ये तो वो है, ठीक है। अब एक ये बटन है जो यहाँ पे बटन यूज हुआ है और इसका क्लास नेम क्या है, नेव बार टॉगलर। अभी जो नेव बार टॉगलर है ये आपने अभी देखा था, और वो नेव बार टॉगलर किसको कहते हैं, इस बटन को, ठीक है।
ये जो आपके पास बटन है ये बेसिकली ये यहाँ से आ रहा है नेव बार टॉगलर, और ये नेव बार टॉगलर की जो क्लास है ये क्लास बेसिकली सब हैंडल करती है कि ये बटन कब डिस्प्ले होगा और कब डिस्प्ले नहीं होगा। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आपने पहले नहीं देखे थे। आप HTML CSS में आपने पहले ये नहीं देखा होगा। डेटा BS टॉगल का पहले एट्रीब्यूट आपने नहीं देखा होगा। डेटा BS टारगेट भी आपने नहीं देखा होगा। डेटा BS टॉगल बेसिकली इसको बताता है कि इसके क्लिक होने से क्या होगा, कोलैप्स होगा। कोलैप्स बेसिकली होता है कि अगर वो आपके पास नेविगेशन बार खुली हुई है तो उसको क्या कर देता है, वो क्लोज कर देता है। उसके बाद डेटा BS टारगेट, इसमें क्या लगा हुआ है, ये किस चीज का साइन होता है, किसका, नहीं ये आईडी का। तो इसका मतलब है कि ये किसी न किसी की आईडी है। तो अगर आप गौर करें तो ये किसकी आईडी है, ये बेसिकली आपका ये जो होम और ये जो सारा सेक्शन बना हुआ है, अनदर, ये समथिंग, ये डिसेबल, ये सब किसके अंदर आ रहा है, सब इस डिव के अंदर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरे जो आपके सेक्शंस हैं, ये जो जितना भी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक होम से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ये बेसिकली किस डिव के अंदर है, जिसकी क्लास क्या है, नेव बार सपोर्टेड कंटेंट। तो बेसिकली इस बटन को हम ये क्लास पास करते हैं, इस बटन को हम क्लास पास करते हैं, जिससे इस बटन को पता लगता है कि भाई जब ये बटन क्लिक होगा तो ये वाला जो डिव है उसको क्या कर देना है, कोलैप्स कर देना है, यानी कि इसको गायब कर देना है। जब दोबारा से ये बटन क्लिक होगा तो ये वाला जो आपके पास जो डिव है इसको दोबारा से दिखा देना है। और दूसरा इसके पास एक क्लासेस लगी हुई है कोलैप्स और नेव बार कोलैप्स। बेसिकली ये इसको क्या बता रहे हैं कि जब आपका ये बटन क्लिक होगा तो इस तरीके से आपके पास कोलैप्स करना है इसको, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की ये तो वैसे नॉर्मली आपकी इतनी कोई ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं है कि जो आप खुद इसको ज्यादा बदलते हैं, ये नॉर्मली स्टैंडर्ड रहता है। लेकिन इसमें एक कुछ चीजें हैं जो आपको ज्यादा समझ में आनी चाहिए। वो एक तो ये है नेव बार ब्रांड। ये जो नेव बार ब्रांड है ये बेसिकली लोगो की क्लास है। स्पेशली जिस बूटस्ट्रैप में आप नेव बार ब्रांड हमेशा किसको लगेगी ये क्लास, जो आपका लोगो रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी क्लास है वो है हमारे पास नेव आइटम की। नेव आइटम जो है वो हमेशा ये वाली लिंक्स होता है, सही है। ये नेव बार आइटम से इसको पता लगता है कि हमारे नॉर्मली लिंक्स हैं, जैसे कि ये होम और दूसरी चीजें। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ कोड में आप ड्रॉप डाउन को देखें तो वो इस LI के अंदर है, ठीक है। और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के ठीक नीचे एक और UL है। ये जो UL है ये तब शो होता है जब इस पे क्लिक होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको कोई ड्रॉप डाउन चाहिए तो आपको ये वाला जो पूरा UL है ये भी, और ये वाला जो आपके पास पूरा इधर A है ये कॉपी करना पड़ेगा या इसको हटाना पड़ेगा। आप समझ लेंगे यहाँ पे एक ही LI के अंदर सारा का सारा सिस्टम रैप्ड है, सही है। जो LI यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऊपर तक जा रही है, बेसिकली यहाँ से स्टार्ट है LI और ये यहाँ पे आगे खत्म हो जा रही है। मुझसे बेसिकली लग रहा है कि गलती से क्लिक हुआ है, खैर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ नेव बार की वैल्यूज हैं जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और आपके पास ऑप्शंस अगेन बहुत ज़्यादा हैं। आपको इसकी स्पेसिंग्स कहाँ देनी है, आपको कौन से मार्जिन्स देने हैं, आपको क्या क्या इस पर करना है। जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं ये उस पर अप्लाई होती हैं। अब जैसे यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक हुआ है, और ये इसका जो डिसेबल्ड का कलर है ये ऑटोमेटिक सेट होता है क्योंकि इसने क्या क्लिक किया हुआ है, डिसेबल्ड। अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इसने यूज़ किया हुआ होगा डिसेबल्ड, ये रहा, सही है। अगर हम डिसेबल को मिटा देंगे तो बेसिकली ये डिसेबल्ड दूसरों की तरह नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, ये होम जो है आप इसको एक चीज देख रहे हैं कि जो होम है ये डार्क शो कर रहा है, बाकी सारे लाइट शो कर रहे हैं। ये चीज आपको नोट हो रही है, सही है। इसकी वजह क्या है कि इसमें इसने प्रॉपर्टी लगाई हुई है कौन सी, एक्टिव की। जब एक्टिव की क्लास लगी हुई होती है तो ये बाकियों से इसको थोड़ा सा क्या कर लेता है, डार्क कर लेता है। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जो यूज होती हैं हमारे नेविगेशन बार में।
और अच्छा, ये फॉर्म को अगर हम उड़ा ही दें तो हमारे पास बेसिकली जो सर्च बॉक्स था, जो सर्च बॉक्स वगैरह बना हुआ था, वो सब गायब हो चुका है। तो अब हमारे पास एक सिंपल सा नेविगेशन बार है। आइकन्स, आइकन तो बहुत आसान है। आप किसके साथ लगाना चाह रहे हैं? आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं? यहाँ पे। तो बेसिकली आपको सिंपली करना होगा, यहाँ पे जहाँ पे नेव बार लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आगे आपको वो आइकन अटैच कर देना है सिंपली। अब आइकन लगाने के दो तरीके होते हैं। आइकन पहला लगता है कि आप IMG लगा लें, सिंपल इमेज टैग लगा लें, और उस इमेज टैग की जो आपकी विड्थ और हाइट है वो कंट्रोल करके आइकन के हिसाब से रख लें, जो कि 32 बाय 32 पिक्सल्स नॉर्मली होती है। 32 बाय 32, 64 बाय 64 ये, और 28 बाय 28 ये कुछ साइजेस हैं जो आपके आइकन्स के होते हैं, जो कि नेविगेशन बार में लगते हैं। लेकिन एक और इसका एक तरीका है, एक और बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि आप यहाँ पे जाएं और आप कह रहे हैं फॉन्ट ऑसम आइकन्स, और फॉन्ट ऑसम आइकन्स में क्या हमारे पास फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाते हैं। अब इन आइकन्स का फ़ायदा क्या है? जैसे ये बार का आइकन है, तो इनमें आपको ना जस्ट एक आई का टैग लगाना पड़ता है और उसके अंदर एक क्लास देनी पड़ती है, जो कि हर किसी की अलग अलग होती है। अब यहाँ से इस आइकन को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप इसको शार्प कर दें तो एजेस उसकी शार्प कर लेगा, सॉलिड से उसको लाइट कर लें थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। एनिमेशन में आप कुछ चीज़ दे दें, सही है, जो आपको पसंद है आप वो कर दें। डिफ़ॉल्ट साइज़ आप इसको सेट कर लें, इसका कलर आप चेंज कर लें। अब ये सब कुछ जो है आप करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि इस पूरे को कॉपी करना है और वहाँ पे लगा देना है, तो भी आपके आइकन लग जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वो फॉन्ट ऑसम की जो लाइब्रेरी है वो भी अटैच करना लाजमी होती है। सही है, जैसे कि हमने बूटस्ट्रैप अटैच की वैसे ही एक लिंक लग जाती है किसकी, फॉन्ट ऑसम की, तो आपके आइकन्स लग जाते हैं। आइकन्स बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन ये अभी हमारा फोकस नहीं है फिलहाल, क्योंकि पहले हम लोग स्ट्रक्चर्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैसे नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हम लोग बूटस्ट्रैप से कर सकते हैं। मेजर अब आज का जो चीज़ थी वो क्या थी कि एक हमारे पास एक सिंपल सा बैक पेज हो, एक सिंपल सा हमारे पास नेविगेशन बार हो, और हमारा पेज यहाँ पे फ्रंट जो हमारा सिस्टम है वो रेडी है। इसको हम अगली बार क्या करेंगे कि थोड़ा और इंक्रीज करेंगे और इसमें थोड़े से और इसी वेबसाइट में हम लोग सेक्शंस ऐड करते जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारे डिफरेंट सेक्शंस अप्लाई हो सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि वेबसाइट में सिर्फ ये तो नहीं होता, इसके अलावा और बहुत कुछ भी चीज़ें होती हैं। एक काम कीजिएगा कि आज आप घर जाके, मैं इसको ऑफिशियली असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि 8.1 बहुत लोगों ने नहीं किया, कुछ बच्चों ने बोल रहे हैं कि यार सर वो पेपर्स चल रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो एक काम करें, जो पहले तो 8.1 वाला असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करें। दूसरा आप एक काम कीजिएगा कि जो ये चीज़, क्योंकि अभी ये वीडियो जो है आपकी अपलोड हो जाएगी, तो ये जो चीज़ है पहले इसको बनाने की कोशिश करें। दूसरा, इसके बैकग्राउंड में आप कुछ लगाने की कोशिश करें, मतलब बैकग्राउंड में आप कोई कलर दे दें, कोई ग्रेडियंट देते हैं, सही है, बट बैकग्राउंड में आप कुछ ना कुछ इसको लगाने की ट्राई करें। जो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जो इसका बैकग्राउंड है उस पर कुछ ना कुछ आ जाए। हो सकता है कोई और तस्वीर हो, कोई टेक्सचर तस्वीर हो, कोई टेक्सचर सिर्फ सिंपल कलर हो। ग्रेडियंट कलर जो आपको पता है ना क्या होता है, ये मैंने आपको वेबसाइट भी दिखाई थी। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर तस्वीर होती है, यहाँ क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। अब जैसे कि ये हमारा ग्रेडियंट है, फर्ज करें आपने उसके बैकग्राउंड भी ये लगा दिया, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो पसंद आए आप लगा लें। या हो सकता है कि आप सिंपल ये वाला कलर उसके पूरे बैकग्राउंड में दे दें, आपकी मर्जी है, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप डार्क कलर देंगे तो आप एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि इसकी सारी जो टेक्स्ट कलर्स हैं वो आपको बदलने पड़ेंगे, सही है, और उसी तरीके से आपको सारा नेविगेशन बार भी देना पड़ेगा। अगर आपका मेन इमेज का जो बैकग्राउंड है वो डार्क होता है तो आपकी नेविगेशन भी लाइट होती है और आपके टेक्स्ट कलर्स भी लाजमी सी बातें क्या होंगे, लाइट होंगे। अगर वो बैकग्राउंड कलर आपको लाइट सा दे देते हैं, जैसे लाइट ग्रीनिश कुछ दे देता है,
यहाँ पे आके अगर हम देखेंगे जैसे कि ये है, अगर इस तरह का कोई कलर दे देंगे, अब ये कलर मुझे क्यों लग रहा है कि ये अच्छा हो सकता है, इसको हम 90 पे कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये वाला कलर मुझे क्यों लग रहा है कि बेटर दिखेगा, उसकी वजह ये है कि हमारा जो बाएं नाव का बटन है वो किस कलर का है, वो येलो कलर का है, सही है। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा। तो अगर उसको आप बैकग्राउंड में ये दे देते हैं तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ से ग्रेडियंट भी उठा सकते हैं, आप कोई तस्वीर उठा के उसका बैकग्राउंड दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे वो देखेंगे आप बूटस्ट्रैप में कैसे लगा सकते हैं। जैसे आप गूगल जाएं और बोलेंगे हाउ कैन आई ऐड अ इमेज इन द बैकग्राउंड यूजिंग बूटस्ट्रैप, या इमेज कर लें या ग्रेडियंट कर लें, आप उसको सर्च करें और आपको वो दिखाएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। वो कोशिश करेंगे इसका डिज़ाइन जो है थोड़ा सा खूबसूरत सा इस तरीके से प्रोफेशनल टाइप कोई सिस्टम में या डिज़ाइन बनाने की कोशिश करें, सही है। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं।